हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सभी के मोस्ट डिमांडिंग सेशन को लेके आ चुका है आपका टारगेट सेमेस्टर। आपके साथ काफ़ी ज़्यादा डिमांड थी आप सभी की कि सर इंट्रोडक्शन टू दीनदयाल उपाध्याय पे एमसीक्यूज करा दीजिए, और वो बाइलिंगुअल हो तो बहुत बेहतर होगा। कुछ बच्चे लैंग्वेज बैरियर की वजह से काफ़ी कंफ्यूज थे, काफ़ी परेशान थे, तो आपकी परेशानी, आपकी कन्फ्यूजन को दूर करना ही हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए इन सारी प्रॉब्लम्स को देखते हुए आपके लिए इंट्रोडक्शन टू डीडीयू का आज रात को 8 बजे एक बहुत ही जबरदस्त लाइव सेशन किया जाने वाला है, जिसमें सारे के सारे जो एमसीक्यूज होंगे जो आपके एग्जाम में बन सकते हैं, वो 50 के 50 एमसीक्यूज वहीं से आएंगे, क्योंकि उस लाइव क्लास में कम से कम हम लोग 200 से 250 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग का समर्थन रहा, अगर आप लोग की संख्या रही तो ये जो क्लास है ये आपको हर बच्चे तक पहुंचानी है, ताकि बच्चे को ये इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि आज शाम को ठीक 8 बजे आपकी जो लाइव क्लास होने वाली है उसमें पूरी तरह से इंट्रोडक्शन टू डीडीयू का जो डर है आपके जहन से वो खत्म किया जाने वाला है। चलिए तो क्वेश्चन को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय किस भारतीय ध्येय वाक्य को मानते थे? तो जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी थे वो वसुधैव कुटुंबकम इस ध्येय वाक्य को मानते थे। आप लोग जानते होंगे वसुधैव कुटुंबकम का मतलब क्या होता है। वसुधैव कुटुंबकम का मतलब होता है कि पूरी पृथ्वी जो है वो एक परिवार है और उस परिवार के हम लोग सदस्य हैं। मतलब पूरी पृथ्वी को आप जब परिवार मानते हैं तो उसी को हम वसुधैव कुटुंबकम कहते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। उपाध्याय के अनुसार भारतीय संस्कृति का जीवन दर्शन है, यानी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अनुसार भारतीय संस्कृति का जीवन दर्शन कैसा है? अकॉर्डिंग टू उपाध्याय, व्हाट इज द फिलोसफी ऑफ लाइफ ऑफ इंडियन कल्चर? तो जो फिलोसफी है इंडियन कल्चर के लाइफ की वो इंटीग्रल ह्यूमन फिलोसफी है, यानी एकात्म मानव दर्शन है। एकात्म मानववाद भी इसको कहते हैं। यानी दीनदयाल उपाध्याय के हिसाब से भारत की जो फिलोसफी होनी चाहिए, भारत की जो संस्कृति होनी चाहिए, भारत का जो दर्शन होना चाहिए, वो एकात्म मानव दर्शन का होना चाहिए, एकात्म मानववाद का होना चाहिए हिंदी में, और इंग्लिश में इंटीग्रल ह्यूमन फिलोसफी का होना चाहिए। अगला क्वेश्चन नंबर थर्ड, पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म कब हुआ था? ये क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा, इसको तो कोई रोक ही नहीं सकता है। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जो जन्म था वो 25 दिसंबर 1916 में हुआ था। कब हुआ था? 25 सितंबर 1916 में हुआ था। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा 25 सितंबर 1916। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी? यानी उनकी जो शुरुआती शिक्षा थी, उनका जो इनिशियल एजुकेशन था वो कहाँ हुआ था? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जो प्राइमरी एजुकेशन था, उनका जो इनिशियल एजुकेशन था वो 2 जगह हुआ था। वो पिलानी में भी हुआ था और वो आगरा में भी हुआ था। ठीक है, तो इन दोनों जगह पे पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जो बेसिक एजुकेशन होता है, जो प्राइमरी एजुकेशन होता है, जो प्रारंभिक शिक्षा होती है, वो हुई थी। कहाँ कहाँ हुई थी? पिलानी और आगरा में। चलिए तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, दैट इज बी और सी दोनों। चलिए 5 की बात करते हैं। दीनदयाल उपाध्याय जी के पिताजी का नाम क्या था? तो जो दीनदयाल उपाध्याय जी थे उनके पिताजी का नाम था भगवती प्रसाद उपाध्याय। क्या नाम था उनके पिताजी का? भगवती प्रसाद उपाध्याय। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के पिताजी का नाम भगवती प्रसाद उपाध्याय था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा पिलानी और आगरा में हुई थी। इनका जन्म 25 सितंबर 1916 को हुआ था। तो ये सारे क्वेश्चंस की पॉसिबिलिटीज हैं जो आपको बताई जा रही है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 6, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की महाविद्यालय शिक्षा कहाँ पर हुई? मतलब जो कॉलेज एजुकेशन था पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का, वो कॉलेज एजुकेशन कहाँ हुआ? ऑप्शंस है प्रयाग उत्तर प्रदेश में, आगरा उत्तर प्रदेश में, लखनऊ उत्तर प्रदेश में। मतलब जो उनका कॉलेज एजुकेशन था, जैसे आप लोग भी अभी कॉलेज लाइफ में हैं, आप लोग भी अभी यूनिवर्सिटी में हैं, तो आप लोग का ये जो कॉलेज लाइफ है ये गोरखपुर यूनिवर्सिटी से हो रहा है। तो ऐसे ही पूछा गया कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जो कॉलेज लाइफ था, उनका कॉलेज एजुकेशन जो था वो कहाँ से हुआ था? तो वो हुआ था प्रयाग उत्तर प्रदेश से, यानी प्रयागराज से हुआ था। हिंदी इसको पहले इलाहाबाद भी कहा जाता था, तो प्रयाग उत्तर प्रदेश से यानी इलाहाबाद से हुआ था। चलिए अब इसको प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। इसके पीछे भी एक हिस्टोरिकल रीजन है। बाद में पहले इसका नाम प्रयागराज ही था, बाद में इसका नाम बदल के इलाहाबाद कर दिया गया और अभी फिर से इसका नाम बदल के प्रयागराज कर दिया गया है। तो याद रखिएगा, आप लोग को याद रखना कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जो कॉलेज एजुकेशन थी वो प्रयागराज में हुई थी, जो उत्तर प्रदेश में है। और दूसरी चीज, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जो प्रारंभिक शिक्षा थी, जो उनकी प्राइमरी एजुकेशन थी, वो पिलानी में और आगरा में हुई थी। याद रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं 7 की। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के माता जी का नाम क्या था? व्हाट वाज द नेम ऑफ पंडित दीनदयाल्स मदर? तो पंडित दीनदयाल जी की माता जी का नाम था राम प्यारी देवी। क्या नाम था?
राम प्यारी देवी। याद रखिएगा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के माता का नाम, उनके मदर का जो नेम था वो राम प्यारी देवी था। अगला क्वेश्चन नंबर 8, पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म कहाँ हुआ था? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जो जन्म था वो मथुरा के चंद्रभान नामक गांव में हुआ था। दैट मीन्स पंडित दीनदयाल उपाध्याय वॉज born on 25 सितंबर 1916 इन चंद्रभान विलेज ऑफ मथुरा। यानी मथुरा का जो चंद्रभान विलेज है वहां पे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय स्वयंसेवक में कब सक्रिय हुए? तो आप लोग आरएसएस के नाम के बारे में सुने होंगे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो जीवन था उसमें से मैक्सिमम टाइम पीरियड उन्होंने आरएसएस की सेवा में लगाया था। पूछा यह जा रहा है कि वो कब सक्रिय हुए थे, कब वो एक्टिव हुए थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अपने आरएसएस को लेके। ऑप्शंस आपके सामने हैं, बाल्यावस्था से, छात्र जीवन से, या युवावस्था से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जैसे ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी छात्र जीवन में गए थे तो छात्र जीवन से ही उनके अंदर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए बहुत ही ज़्यादा सक्रियता थी, बहुत ही ज़्यादा एक्टिवनेस था। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, दैट इज छात्र जीवन से ही, स्टूडेंट लाइफ से ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय एक्टिव हो गए आरएसएस में। कहाँ एक्टिव हो गए? आरएसएस में। आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। चलिए 10 की बात करते हैं। दीनदयाल उपाध्याय बीएससी बीटीसी करने के बाद नौकरी क्यों नहीं किए? क्योंकि वे, मतलब जब पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने बीएससी कंप्लीट कर लिया, बीटीसी कंप्लीट कर लिया, उसके बाद भी वो नौकरी क्यों नहीं करना चाहते थे? तो नौकरी इसलिए नहीं करना चाहते थे क्योंकि वो सेवक संघ के प्रचारक हो गए थे। जो आपका राष्ट्र सेवक संघ था उसके वो प्रचारक बन गए थे, इसीलिए वो नौकरी नहीं करना चाहते थे। दीनदयाल उपाध्याय जी का मेन मकसद था समाज की सेवा करना। वो कभी भी नौकरी करके समाज से पैसा कमाने का मकसद नहीं रखते थे। उनका मकसद ही था कि वो समाज की सेवा करें, वो सोसाइटी को सर्व करें। इसलिए उन्होंने राष्ट्र स्वयंसेवक संघ को ज्वाइन किया। उसके बाद से वो उसके प्रचारक बन गए, और प्रचारक बनने के बाद उन्होंने कभी नौकरी करने की नहीं सोची, क्योंकि उनको लगता था कि मैं समाज की सेवा के लिए बना हूं, मैं नौकरी करने के लिए या फिर मैं पैसा कमाने के लिए नहीं बना हूं। अगला क्वेश्चन नंबर 11, 1951 में पंडित दीनदयाल उपाध्याय को अखिल भारतीय जनसंघ में क्या दायित्व मिला? मतलब क्वेश्चन नहीं पूछा गया कि जो अखिल भारतीय जनसंघ हुआ था 1951 में, उसमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को कौन सा रोल मिला था? तो उसमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को महामंत्री का रोल मिला था। महामंत्री का किरदार निभाने के लिए उनसे कहा गया था। यानी महामंत्री यानी जनरल सेक्रेटरी का जो रोल था उनको प्राप्त हुआ था। कहाँ प्राप्त हुआ था? इंडियन जनसंघ में, यानी अखिल भारतीय जनसंघ में। याद रखिएगा, अखिल भारतीय जनसंघ यानी इंडियन जनसंघ में उनको 1951 में एज अ महामंत्री उस जनसंघ का कंसीडर किया गया था। चलिए 12th की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की। पंडित दीनदयाल अखिल भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष कब निर्वाचित हुए? हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अखिल भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष कब निर्वाचित हुए? 1951 में तो महामंत्री बने थे, ध्यान से कंफ्यूज नहीं होना है। 1951 में तो महामंत्री हुए थे, लेकिन अध्यक्ष कब हुए थे अखिल भारतीय जनसंघ के? तो अध्यक्ष वो हुए थे 1967 में, 1967 में। याद रखिएगा 1951 में उनको अखिल भारतीय जनसंघ का यानी इंडिया अखिल भारतीय जनसंघ का जो पद उनको दिया गया था वो था महामंत्री का पद, वो था जनरल सेक्रेटरी का पद। ठीक है, लेकिन 1967 यानी 1967 में उनको चेयरमैन का पद मिला, उनको एक अध्यक्ष का पद मिला। ठीक है, चेयरमैन कह लो या फिर प्रेसिडेंट कह लो। तो प्रेसिडेंट का उनको जो पोजीशन था वो कब मिला था? 1967 में मिला था। किसके प्रेसिडेंट बने थे? तो वो इंडियन जनसंघ के प्रेसिडेंट बने थे, अखिल भारतीय जनसंघ के प्रेसिडेंट बने थे। ऑल इंडिया जनसंघ, सॉरी इंडियन जनसंघ नहीं, ऑल इंडिया जनसंघ के। चलिए 13 की बात करते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की मृत्यु कब हुई थी? व्हेन डिड पंडित दीनदयाल उपाध्याय डाई? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की मृत्यु जो हुई थी वो 11 फरवरी 1967 यानी 11 फरवरी 1968 को हुई थी। तो उसका ऑप्शन सी हो जाएगा, 11 फरवरी 1968 को दुर्भाग्यवश पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की रहस्यमयी तरीके से मौत हो जाती है, और उसका पता आज तक नहीं लगाया जा सका है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की मौत का रहस्य क्या है, उनकी मृत्यु कैसे हुई थी। ठीक है, उसके पीछे भी एक बहुत बड़ी कहानी है।
आप में से कुछ लोगों ने उस कहानी को सुना भी होगा शायद। अगला क्वेश्चन नंबर 14, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कौन सी उच्च शिक्षा पास की थी? विच हायर एजुकेशन डिड पंडित दीनदयाल उपाध्याय पास? तो उन्होंने सिविल सेवा परीक्षा, सिविल सेवा परीक्षा यानी जो सिविल सर्विस का एग्जाम होता है, जिसको हम आज यूपीएससी के एग्जाम्स के रूप में कंसिडर करते हैं, आईएएस आईपीएस का जो एग्जाम होता है, उसको उन्होंने सबसे हाईएस्ट उनका जो एग्जाम जो उन्होंने क्वालिफाई किया था वो सिविल सेवा परीक्षा का ही था, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का ही था। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 15, पंडित दीनदयाल का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो हमने आपको ऑलरेडी बताया कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का प्रमुख उद्देश्य था समाज की सेवा करना और विशुद्ध भारतीय तत्व दृष्टि प्रदान करना। मतलब हमारे देश के लोगों को एक शुद्ध तरीका बताना, एक शुद्ध दृष्टि दिखाना, टू प्रोवाइड अ विजन ऑफ प्योर इंडियन एलिमेंट्स। मतलब भारत में जो हमारी संस्कृति के जो सबसे ज़्यादा पवित्र तत्व हैं, उन तत्वों की जानकारी पहुंचाना हमारे देश के नागरिकों तक, हमारे देश के भारतीयों तक, यही उनका मेन मकसद था। किसका? पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 16, पंडित दीनदयाल की प्रसिद्ध विख्यात पुस्तक कौन सी थी? विच वॉज द मोस्ट फेमस बुक ऑफ पंडित दीनदयाल उपाध्याय? तो जो सबसे ज़्यादा फेमस बुक थी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की, वो थी इंटीग्रल ह्यूमनिज्म की, यानी एकात्म मानववाद की। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, इंटीग्रल ह्यूमनिज्म, एकात्म मानववाद। और एकात्म मानववाद पे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से विचार किया था हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने। और एकात्म मानववाद सच में, एकात्म मानववाद में इतनी ताकत है जिससे इंसान कुछ भी प्राप्त कर सकता है। तो एकात्म मानववाद ये पुस्तक आपको पढ़नी भी चाहिए अगर आपके पास वक्त हो तो। चलिए तो याद रखिएगा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जो सबसे पॉपुलर, जो सबसे फेमस बुक थी उसका नाम था एकात्म मानववाद, इंटीग्रल ह्यूमनिज्म। अगला क्वेश्चन नंबर 17, उपाध्याय के अनुसार भारतीय संस्कृति का जीवन दर्शन क्या है? तो हमने आपको ऑलरेडी बताया कि उपाध्याय जी के अनुसार भारतीय संस्कृति का जो जीवन दर्शन है वो एकात्म मानव दर्शन है। अकॉर्डिंग टू पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, द फिलोसफी ऑफ इंडियन कल्चर इज, सो अकॉर्डिंग टू दीनदयाल उपाध्याय द फिलोसफी ऑफ इंडियन कल्चर शुड बी इंटीग्रल ह्यूमन फिलोसफी, यानी एकात्म मानव दर्शन। चलिए आगे बात करते हैं 18 की। उपभोगवाद, स्पर्धावाद व वर्ग संघर्ष का आधार है। दैट मीन्स व्हाट इज द बेसिस ऑफ कंज्यूमरिज्म, कंपटीशन एंड क्लास स्ट्रगल। मतलब जो कंपटीशन हो रहा है अलग अलग लोगों के बीच में, जो उपभोगवाद यानी जो कंज्यूमरिज्म में बढ़ावा हो रहा है, और जो एक क्लास स्ट्रगल है, क्लास स्ट्रगल मतलब वर्गों के बीच में जो एक संघर्ष है कि मैं बड़ा हूँ, आप छोटे हैं, ठीक है, मैं भूमिहार हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं यादव हूँ, मैं मतलब अलग अलग जातियों में जो ये क्लास स्ट्रगल हो रहा है, उसका मेन बेसिस क्या है? तो उसका मेन बेसिस है अनकंट्रोल्ड कंजम्पशन, अनियंत्रित उपभोग। ठीक है, चलिए तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, अनकंट्रोल्ड कंजम्पशन, अनियंत्रित उपभोग। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 19, उपाध्याय भारी उद्योगों के खिलाफ थे क्योंकि? मतलब उपाध्याय हमेशा से जो हैवी इंडस्ट्रीज थी, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज थी, उनको पसंद नहीं करते थे। अब क्यों पसंद नहीं करते थे? उसका रीजन क्या था? ये प्रत्येक बड़े काम के लक्ष्य के प्रतिकूल है। दैट मीन्स इट इज कंट्रेरी टू द गोल ऑफ एवरी मेजर वर्क। इनकी उत्पादन व प्रबंध प्रणाली जटिल है। द प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट सिस्टम इज कॉम्प्लेक्स। इट इज कैपिटल इंटेंसिव, यानी ये पूंजी प्रधान है, या फिर ये सभी। तो ये सभी कारण थे। उपाध्याय भारी उद्योग यानी जो हैवी इंडस्ट्रीज थी, जो बड़े लेवल पे प्रोडक्शन करती हैं, उनसे वो चिढ़ते थे, उनको वो पसंद नहीं करते थे, क्योंकि जो हैवी इंडस्ट्रीज होती हैं उसमें मेजर वर्क को कंप्लीट किया जाता है। तो क्या होता है ना, जब बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज सारे काम को कर लेती हैं तो छोटे व्यापारियों को काम करने का मौका नहीं मिलता, उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है। तो ऐसे छोटे लोग का विकास नहीं हो पाता है, बड़े लोग का और ज़्यादा विकास होते रहता है। अब दीनदयाल उपाध्याय जी की ये मानसिकता थी कि समाज में इक्वलिटी हो, समानता हो, सभी लोग बराबर हो और सभी लोग एक साथ आगे बढ़ें। लेकिन हैवी इंडस्ट्रीज किया जाने की वजह से कुछ लोग तो बहुत आगे बढ़ जाते थे, लेकिन कुछ लोग पीछे ही रह जाते थे। तो ये सारे तीनों कारण थे। उनकी प्रबंध व उत्पादन प्रणाली जटिल है, इट इज़ कॉन्ट्रेरी टू द गोल ऑफ एवरी मेजर वर्क। ये सारे के सारे रीजन थे जिसकी वजह से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी बड़े उद्योगों को अच्छा नहीं मानते थे, क्योंकि बड़े उद्योग के आ जाने की वजह से लोगों की नौकरियां चली जाती हैं, ऐसा उनका मानना था। मजदूर को काम नहीं मिलता है, जो छोटे व्यापारी होते हैं वो व्यापार नहीं कर पाते हैं, और इनका जो प्रोडक्शन करने का
और जो सिस्टम होता है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है, काफ़ी जटिल होता है। ये सभी कारण थे जिसकी वजह से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी बड़ी इंडस्ट्रीज को, हैवी इंडस्ट्रीज को अच्छा नहीं मानते थे। अगला क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का संबंध पूंजीवाद से नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल इज नॉट रिलेटेड टू कैपिटलिज्म? तो कैपिटलिज्म से रिलेटेड सर्वे भवन्ति सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, लेट एवरीवन बी हैप्पी। दिस इज नॉट द स्टेटमेंट विच इज रिलेटेड टू कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म का मतलब क्या होता है? तो कैपिटलिज्म का मतलब होता है पूंजीवाद। जब जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो समाज में एग्जिस्ट करते हैं और वो बहुत खुश होते हैं, लेकिन उनकी वजह से जो छोटे लोग होते हैं, जो गरीब लोग होते हैं, वो खुश नहीं होते हैं क्योंकि उनकी ज़रूरतें पूरा नहीं हो पाती हैं, उनको व्यापार करने का मौका नहीं मिलता, उनको नौकरी नहीं मिल पाती है, क्योंकि सारा जो पैसा होता है, सारा जो धन होता है वो चंद लोगों के हाथ में आ जाता है। जब पूरा नियंत्रण, पूरा धन, पूरा पैसा चंद लोगों के हाथ में आ जाता है तो फिर देश में बेरोजगारी बढ़ जाती है, देश में इनइक्वालिटी ऑफ इनकम हो जाती है, लोगों का जो धन होता है वो बराबर नहीं होता है। इसकी वजह से बहुत सारे दिक्कत होते हैं। तो अगर हम बात करें कैपिटलिज्म के प्रिंसिपल्स की, तो कैपिटलिज्म में स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस भी आता है, क्योंकि कैपिटलिज्म में जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो आपस में लड़ते हैं, आपस में स्ट्रगल करते हैं कि मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं एग्जिस्ट करूँगा। ये होता है कैपिटलिज्म में। सर्वोत्तम का अस्तित्व, यानी जो सबसे बड़ा होता है उसी का अस्तित्व होता है, जो छोटा होता है उसको कोई जानता भी नहीं है। दैट मीन्स एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचर, नहीं एग्जिस्टेंस ऑफ द बेस्ट। और तीसरा है प्रकृति का शोषण, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचर, यानी प्रकृति का भी शोषण होता है, क्योंकि जब बड़े बड़े इंडस्ट्रीज लगती हैं तो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज से बहुत सारे धुएं निकलते हैं, बहुत सारे वेस्ट निकलते हैं जो हमारे इन्वायरमेंट में जाके हमारे इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करते हैं। और कैपिटलिज्म की वजह से ये सारे के सारे नुकसान होते हैं। लेकिन ये जो लेट द एवरीवन बी हैप्पी, इट इज नॉट रिलेटेड टू कैपिटलिज्म, ये सोशलिज्म से रिलेटेड है, ये समाजवाद से संबंधित है, क्योंकि समाजवाद ये कहता है कि सभी को सुखी रहने दो, लेट एवरीवन बी हैप्पी, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। चलिए, आई थिंक आपने सुना भी होगा इस लाइन को इससे पहले। चलिए, तो स्टूडेंट्स ये थे आपके कुछ क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। बाकी इस लेक्चर में हम 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, बाकी का जो क्वेश्चन है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और ये जो आपका नेक्स्ट लाइव क्लास होने वाला है वो ठीक आज रात के 8 बजे होने वाला है। तो सारे के सारे बच्चे अपना अपना दिमाग, अपना अपना फ़ोन का डेटा सब कुछ बचा के रखेंगे, पूरा इंटरेस्ट बचा के रखेंगे आज के रात के लिए, क्योंकि आज के रात में हम पूरा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जितना भी जीवन से संबंधित क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस की पॉसिबिलिटीज़ को आज कवर कर लिया जाएगा। और ये वीडियो आपको हर बच्चे तक पहुंचाना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में पूरी ऊर्जा के साथ। तब तक पढ़ते रहिए पूरी शिद्दत के साथ।